हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। मैं हूं एसपी पांडे। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपसे जुड़ रहे हैं वो टॉपिक एक्चुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव समझ के लिए है और वो हमने सेलेक्ट किया है हिस्ट्री से। जो BA-LLB के स्टूडेंट्स हैं जो अभी अपनी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स दे रहे हैं, उनके लिए हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें उन्हें काफी दिक्कत होती है। और उसका एक रीजन ये होता है कि हिस्ट्री का सिलेबस इतना ज्यादा बड़े रेंज का होता है कि कुछ टॉपिक उसमें एंशिएंट से होते हैं, कुछ मिडिवल हिस्ट्री से होते हैं और कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। तो ऐसे में उनको रिलेट करना, फिर उनकी जो क्रोनोलॉजी है, उनके जो फैक्ट्स हैं, उन्हें याद करना, ये उनके लिए थोड़ा टफ काम होता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। कम से कम लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो BA-LLB के सेमेस्टर 1 में जो सिलेबस है, जिसकी एग्जामिनेशन इस समय चल रहे हैं, उसमें क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसकी आंसर राइटिंग कैसे आपको करना है, ये इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको फोकस होकर के ये पूरा वीडियो लेक्चर आपको देखना है। साथ में अगर आप एक पेन और कॉपी साथ में रख लें और इम्पोर्टेंट जो आपको लगे, जो आपको टिप्स इंपॉर्टेंट लगे, उसे आप अपना नोट डाउन करते चलो। और जिस टॉपिक को मैं जिस तरीके से फ्रेम करने के लिए बोल रहा हूं, अगर आपको बेहतर लग रहा है तो उसे आप पॉइंट आउट कर लें, उसे आप नोट डाउन कर लें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में आपको दिक्कत ना हो। तो एक बार पहले मैं नजर डाल लेता हूं आपके सिलेबस पर। जैसा कि मेरे पास ये मेरे टैबलेट में आपका सिलेबस है, इसकी एक बार मैं आपको सिलेबस का ओवरऑल बता दे रहा हूं कि क्या क्या चीज है। तो देखिए, जैसा पहला यूनिट में आपने हर एक सब्जेक्ट्स में मीनिंग एंड डेफिनेशन ही होती है, यहाँ भी पहला यूनिट जो है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन है। और इसमें जो टॉपिक आपके लिए रखे गए हैं वो 3-4 टॉपिक हैं। एक तो ये है कि हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होगी, उसके बाद इसमें दूसरा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसके बाद तीसरा टॉपिक इसमें है मेथोडोलॉजी, चौथा टॉपिक इसमें है रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड लॉ, एंड लास्ट जो कि है इसमें साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन और उस समय के जो अर्थमेटिशियन हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इन सारे लोगों के बारे में, फिजिशियन हैं, इनके बारे में है। तो मैं एक बार पहले यूनिट 1 के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसे आप कैसे हैंडल करेंगे उसको क्लियर कर दूं। देखिए, पहला तो ऑब्वियस सी बात है, डेफिनेशन से ही बात को शुरू किया जाता है। तो डेफिनेशन में जो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो एक्चुअली है EH कार की डेफिनेशन का। और वो EH कार की डेफिनेशन जो हिस्ट्री की है उसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उसके लिमिटेशंस क्या है, उसकी रैशनैलिटी क्या है, ये सारी चीजें आप तैयार कर लीजिए। तो नेचर और डेफिनेशन से जो ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो EH कार की डेफिनेशन को ही इलेबोरेट करने के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहां से मिलता है वो होता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें 2 तरीके के सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है और आपका लिटरेरी एविडेंस होता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में वो सारे एविडेंस आ जाते हैं जिनकी फिजिकल प्रेजेंस है, जैसे कि मोन्यूमेंट्स हुआ, क्वाइंस हुआ। इसके साथ साथ जो आपकी कोर्ट में जो पिलर्स कोर्ट के थ्रू बनाए गए, यानी दरबार ने या राजा ने जो पिलर्स बनाए, रॉक पिलर्स बनाए, मेटल के पिलर्स बनाए, ये सब सारी चीजें, ये सब की सब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। उसके बाद आती है बात की लिटरेरी एविडेंस की। तो लिटरेरी एविडेंस को आप 2-3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो रिलीजियस होता है, जिसमें महाभारत और रामायण की आप बात कर सकते हैं। एक होता है कि कोर्ट जो टेक्स्ट हैं या लिटरेचर है जो दरबारों में लिखी गई हैं, उसमें कुछ प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ने भी लिखी हैं, जैसे मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में काफी किताबें ऐसी हैं जो एक प्रोफेशनल वे में लिखी गई हैं, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। और एक होती है सेक्युलर लिटरेचर, जिसमें रिलीजियस एंगल को हटा करके जो सोशल और अदर एंगल्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप कवर कर लीजिए। तो दूसरा टॉपिक यूनिट 1 से सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी एविडेंस को आपको कवर करना है। और इसको कवर करने का तरीका यह है कि एक चार्ट आप बना लें, एक तरफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के कैटेगराइजेशन कर ले और एक तरफ लिटरेरी एविडेंस के कैटेगराइजेशन कर दे, और इसी चार्ट को आप इलेबोरेट कर दें, आपका काम खत्म। इससे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद इसमें जो है मेथोडोलॉजी है, जिसमें मेथोडोलॉजी में न्यूमिस्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और साथ साथ में डेटिंग मेथड पूछा जाता है। तो डेटिंग मेथड को आप प्रिपेयर कर लीजिए, C14 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद न्यूमिस्मेटिक्स है, जिसमें कि आपको कॉइन्स की स्टडी करनी होती है। तो इसको आप डिटेल स्टडी कर लीजिए। यहां से मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आ जाएगा, वो A-B करके देते हैं, तो A पार्ट में इसमें से कोई क्वेश्चन आपको उठा करके दे देंगे, जो कि 5 मार्क्स का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रिलेशन की,
तो रिलेशन में आपको 4 डायमेंशन हिस्ट्री के साथ बताया जा रहा है इसमें कि लॉ के साथ क्या रिलेशन है, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है, सोशियोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है और इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। जनरली इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी अवॉइड किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस के साथ हिस्ट्री का क्या रिलेशन है वो पूछा जाता है, या हिस्ट्री का लॉ के साथ क्या रिलेशन है। तो इस जगह से आप हिस्ट्री रिलेशन लॉ के साथ कैसा है वो आप पढ़ लीजिए, और हिस्ट्री का क्या संबंध है पॉलिटिकल साइंस से, इसको आप डिफाइन कर लीजिए तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद इसमें 1-2 और टॉपिक हैं जो यूनिट 1 से आपको काम करना है, वो आपको मैं बता दूं। जो मैथमेटिशियन या फिजिशियन या अर्थमेटिशियन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, साइंटिस्ट मिल रहे हैं, इसमें चरक और सुश्रुत को आप डिटेल पढ़ लीजिए और थोड़ा सा स्टडी आप आर्यभट्ट की कर लीजिए। इन तीनों में से एक आपको मिल ही जाता है। तो इस तरीके से यूनिट 1 में ये सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहले आपको हिस्ट्री की डेफिनेशन, जिसमें E.H. कार की डेफिनेशन को आपको हर हाल में पढ़ना है। दूसरा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, जिसमें कि लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को आपको इलिबरेट करना है। तीसरा मेथोडोलॉजी में आपको कार्बन डेटिंग और न्यूमिस्मेटिक्स ये जरूर कवर करके जाना है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो यूनिट 1 से इंपॉर्टेंट है, उसमें 3 पर्सनालिटीज है, आर्यभट्टा, चरक और सुश्रुत। ये तीनों पढ़ के जाइए। इसके अलावा आपको यूनिट 1 से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आपका कवर हो जाएगा। अब आइए यूनिट 2 की तरफ चलते हैं। यूनिट 2 एक्चुअली 3 अलग अलग हिस्ट्री के टॉपिक्स रखे गए हैं। इसमें पहला जो काम है वो एंशिएंट पॉलिटी से रखा गया है। तो एंशिएंट पॉलिटी में जो पॉइंट है उसमें आपकी सभा और समिति, ये दो जो उस समय की इंस्टीट्यूशन है, इन्हें आप डिटेल पढ़ लीजिए। वैदिक पॉलिटी से ये क्वेश्चन बन सकता है और इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा गुप्ता पॉलिटी की थोड़ी डिटेल स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेशली आपको कर लेनी है। किंग की क्या पोजीशन होती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे वर्क करती थी, और अलग अलग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में अधिकारी होते थे उनकी थोड़ी ब्रीफ स्टडी आप कर लीजिए। इसके अलावा यहां से जो दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि मोस्टली रिपीट होता है, वो है चोलाज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। चोला डायनेस्टी, उसकी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें नगरम है और बहुत सारी जो अलग अलग क्लासिकल टर्मिनोलॉजी है उसे आप देख लीजिएगा। वहां से क्वेश्चन लगभग हर साल रिपीट हो जाता है। इसके अलावा इसी से एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है, वो आता है एकतादारी और मनसबदारी। एकतादारी सिस्टम दिल्ली सल्तनत का है, किसके द्वारा शुरू किया गया था, इल्तुतमिश के जमाने से शुरू किया गया था। तो एकतादारी सिस्टम को आप पढ़ लीजिए, और मनसबदारी जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था, मनसबदारी को पढ़ लीजिए। तो ये 2 सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिल्ली सल्तनत का और एक मुगल सल्तनत का। तो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन में मेडिवल हिस्ट्री से आपको ये कवर कर लेना है। इसके अलावा यहां से जो क्वेश्चन और आपको मिल सकता है वो अलाउद्दीन खिलजी से बनता है, उनकी जो है रिफॉर्म से बनता है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका है मार्केट रिफॉर्म, जो कि प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड है। उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें 4 तरीके की मार्केट है, सराय, दल, सहना, मंडी, ये सारी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा यहां से एक और चीज मैं कहूंगा कि बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट में आपको 2 लोगों को पढ़ के जाना है। मोस्ट प्रोबेबली एक सवाल यहां से बन जाए। एक तो अंबेडकर को डिटेल पढ़ के जाइए, और दूसरा पेरियार यानी रामास्वामी नायकर को। इन दोनों को डिटेल पढ़ के जाइए। बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट से एक सवाल अगर आ सकता है तो यहां से आ जाएगा। इसके अलावा रिफॉर्म से जो सवाल बनता है, जैसा मैंने एक मार्केट रिफॉर्म के लिए अभी कोट किया था अलाउद्दीन खिलजी का, उन्हें आप कवर कर लीजिए। और एग्रीगेरियन रिफॉर्म जनरली पूछा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक का, तो वो आप दोनों अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। और यहां से जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, 3 मूवमेंट दिए गए हैं। नॉन कोऑपरेशन 1920 से 22 के बीच में है। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस है 1930-31 का ये टाइम है। और लास्ट वाला जो मूवमेंट है 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसमें जनरली सवाल या तो नॉन कोऑपरेशन से बनता है या क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अल्टीमेटली आपको क्विट इंडिया मूवमेंट अवॉइड नहीं करना है, बाकी जो टॉपिक है उसको आपको आगे कवर कर लेना है। तो ये यूनिट 2 के क्वेश्चन हो गए। एक बार अभी हम इसके सारे टॉपिक को आपको बता रहे हैं, उसको भी ध्यान से देख लीजिए। तो यूनिट 2 के सारे टॉपिक एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको। एंशिएंट हिस्ट्री से जो वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सभा और समिति को कवर कर लेना है। इसके बाद आपको चोलाज विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल पढ़ लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मेडिवल हिस्ट्री से आपको अलाउद्दीन की मार्केट रिफॉर्म और इक्तादारी और मनसबदारी 2 एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन पढ़ लेने हैं। इसके आगे आपको आना है तो आपको एग्रीगेरियन रिफॉर्म मोहम्मद बिन तुगलक का कवर कर लेना है। और फिर बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट में आपको अंबेडकर और पेरियार को पढ़ लेना है। और लास्ट में गांधी के
क्विट इंडिया मूवमेंट को नेसेसरली पढ़ लेना है और नॉन कोऑपरेशन को पढ़ लेना है। मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में से एक मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप लिस्ट कर लीजिए। इन टॉपिक को हर हाल में रिवाइज करके आप जाएंगे, यूनिट 2 से मोस्ट प्रोबेबली आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब आते हैं यूनिट 3 पर। ये काफी वास्ट है और इसमें जो पहला टॉपिक है दैट इज सोशल इंस्टीट्यूशन इन एंशिएंट इंडिया, जिसमें आश्रमा, वर्णा और जाति, गोत्रा, प्रवारा, ये सारे सिस्टम है। तो आप इसकी अगर स्टडी कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा करके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्टेटस ऑफ वुमन इन इंडिया। अब वो इन इंडिया अगर पूछेगा तो एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तक आपको आना है। और अगर आपको इस तरह पूछ लिया कि स्टेटस ऑफ वुमन इन एंशिएंट इंडिया, तब आपको जहां से लिटरेरी एविडेंस अवेलेबल है यानी कि वैदिक कल्चर से आपको स्टार्ट करना है और फिर अलग अलग डायनेस्टी में क्या रहा है वुमन स्टेटस, वो बताते हुए आपको खत्म कर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट यहां से। इसके बाद यहां से दूसरा जो क्वेश्चन आ जाता है, इसमें जो रेनेसा हुआ था हमारी कंट्री में, जिसमें कि रिलीजियस एंगल से अगर आप देखें या सोशल एंगल से देखें तो बहुत सारे रिफॉर्म हुए थे। इसमें नानक हैं, कबीर है, इन दोनों में से क्वेश्चन बनता रहा है। राजा राम मोहन रॉय का भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इनसे भी सवाल बनता रहा है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में जब आपको लिखना है तो आप उनको पहले तो उनकी एजुकेशन, उनकी जो है अप्रोच को आप लिखेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा उनकी जो रिलीजियस सोच है, जैसे उसमें क्या था कि वो मोनोथिज्म पर बिलीव करते थे, तो उनका रिलीजियस बिलीफ आप लिखेंगे और फिर उनके ऑर्गेनाइजेशंस लिख करके और उसकी क्या उपलब्धियां रही हैं वो आप बता देंगे तो काम हो जाएगा। यानी ब्रह्म समाज को बेसिकली फोकस करना है आपको। इसके बाद यहां से जो अगली चीज है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगली चीज यहां से निकल के आती है, वो होती है आपकी ड्रेन वेल थ्योरी और कॉलोनाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ड्रेन वेल थ्योरी यानी कि दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी है उस पर आपको फोकस करना है। उसमें उन्होंने पीसीआई कैसे कैलकुलेट की, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की, और वहां ये भी आपको बताना है कि कैसे इंडिया से जो मनी होता था वो ब्रिटेन को जा रहा होता था, यानी कि भारत के रिसोर्सेज को कैसे वो यहाँ से ड्रेन कर रहे होते थे, वो आपको स्टेप बाय स्टेप बता देना है। वो स्टेजेज हैं कॉलोनाइजेशन में। पहले वो अलग स्टेज है, जैसे जब शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है तो मीडियोकर का काम करती है, वो यहीं से माल लेती है और यहीं के आसपास जगहों पे बेच देती है। फिर कंपनी जो है वो फोर्टिफाई करती है, फिर रॉ मटेरियल ड्रेन करती है, फिर उसके बाद ट्रेड और फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको वो पूरा पूरा एक ब्रीफ जो है नोट्स बना लेना है और उसको लिख देना है। तो ये हुआ आपका थर्ड। तो थर्ड से मैं आपको एक बार बता दूं, 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर कर लीजिए। सॉरी, एक टॉपिक आपको कवर करना है वुमन स्टेटस इन एंशिएंट इंडिया। उसके बाद यहाँ पे आपको कवर करना है नानक, कबीर और राजा राम मोहन रॉय को। ये जरूर आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कवर करना है मोहम्मद बिन तुगलक, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है ग्रेगेरियन रिफॉर्म उसका इंपॉर्टेंट है, और मार्केट पॉलिसी जो कि अलाउद्दीन खिलजी की है वो आपको तैयार कर लेना है। वो दोनों यूनिट में आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसके बाद आपको ड्रेन वेल्थ थ्योरी और कॉलोनाइजेशन में कैसे ड्रेन वेल्थ हुआ है इसको कवर कर लेना है। ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है। फिर आ जाइए फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट पे जो आपके पास है, इसमें टाइप्स ऑफ कोर्टा है, जिसमें कोर्ट के प्रकार बताए गए हैं। इसमें प्रतिष्ठा है, अप्रस्थिता है, मुद्रिता है, सृष्टि है, ये सारे कोर्ट के टाइप्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। अगर आपको शॉर्ट नोट्स मिले हैं, आपने पढ़ाई की है, तो ये शॉर्ट नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, आपको प्रिपेयर कर लेना है। 2-3 तरीके के कोर्ट्स आपको पूछे जाते हैं। नहीं प्रिपेयर है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जुडिशियल सिस्टम आपका एंशिएंट इंडिया में आपको पूछा जा रहा है। इसमें अपॉइंटमेंट जजेज कैसे हैं, ट्रायल कैसे है, विटनेस कैसे है, ये पूछा जाता है। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो ये भी बहुत काम का टॉपिक है। और इसमें जो ज्यादा आसान है वो है मुगल जुडिशियल सिस्टम में, जिसमें काजी का क्या रोल है, काजी उल कुज़ात कैसे काम करता था, ये सारा टॉपिक आप आराम से कवर कर सकते हैं। और रेवेन्यू चेंज जो अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम क्लासिकल लैंग्वेज में मुगल पीरियड में कहते थे दहशाला, उसे आप कवर कर लीजिए। तो मैं फोर्थ यूनिट से हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आप 2 टॉपिक कवर करके जाइए। एक टॉपिक टाइप्स ऑफ कोर्ट कवर कर लीजिए और एक टॉपिक ऑफ कवर कर लीजिए जो अकबर के रेवेन्यू रिफॉर्म्स रहे हैं, यानी कि दहशाला को कवर कर लीजिए। अगर आपसे हो पा रहा है तो जुडिशियल सिस्टम इन मुगल पीरियड ये भी कवर कर लीजिए। तो ये 3 टॉपिक अगर आप फोर्थ यूनिट से कवर कर लेते हैं तो आपके पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस किए
उसको अगर आप कवर कर लेते हैं तो जो 10 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली उनमें 10 में से जो 8 क्वेश्चन होंगे, जितने टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए, यहीं से मिल जाएंगे। कोई घबराने की बात नहीं है। स्ट्रेटेजी के तौर पे मैं आपको यही कहूंगा कि आप कोई 3 यूनिट पूरी कवर करिए, और इसमें मैं हिस्ट्री में आपको प्रेफर करूंगा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों यूनिट आप डिटेल में कर लीजिए, यहां से आपका काम हो जाएगा। ये आप जरूर पढ़ के जाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और अगले वीडियो में हम किसी और टॉपिक के क्वेश्चन के साथ आपसे जुड़ेंगे। इस लेक्चर को फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ।